हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पेट का एग्ज़ाम आने वाला है और भी उसके साथ में बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी क्विक वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें आपको कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जिन्हें आप अगर प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि ये सारे वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। जैसे कि लूसेंट वगैरह की हमारी किताबें आती हैं, उसके जो मोस्ट क्वेश्चन हैं और साथ में जो रैंडमली इस टाइम पे लेटेस्ट चल रहे होते हैं ना क्वेश्चंस, ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपका उनका रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उससे आपको जो समझ में आता है उससे कहीं ज़्यादा आपको वीडियो देखने से समझ में आता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसके हो सकता है कि 2 पार्ट आ जाएं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। लगभग 500 के समथिंग ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो कुछ ऑप्शन लिखे हुए होंगे आपके पास, तो उसमें आपको अगर सोयाबीन दिखाई देता है वो इसका राइट आंसर होगा। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। आंसर है हमारा विषाणु के कारण। जीवाणु वगैरह दिया होगा आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विषाणु के कारण। देखिए हम स्पीड थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, क्योंकि अगर इतने सारे क्वेश्चंस को कवर करना है तो थोड़े स्पीड को तेज़ रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो उसका आंसर है हमारा जीरोफाइट। हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा धीरे से अगर याद करना हो तो आप हमारी वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा जल्दी चलना है तो आपको स्पीड बढ़ा लेंगे। वो अपने हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल स्पीड लेकर चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये है हमारा विकिरण के कारण। विकिरण के जरिए ही हमारी जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो ये है सोडियम। कुछ क्वेश्चंस कुछ इसमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको जो आंसर है वो दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप कन्फ्यूजन ना रहें। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही याद रहे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आंसर ही याद करने हैं। सिर्फ एक क्विक रिवीजन करना है आपको, ना कि आपको एक आप टेस्ट दे रहे हैं। आपको एक क्विक रिवीजन करना है, जो आप कल को एग्ज़ाम में या जब भी आपका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होने वाला होगा आप उसे दिखा आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है एक्टियोमीटर। ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाले धातु कौन सी हैं? पैलेडियम। इसका आंसर हुआ पैलेडियम। कैसा लग रहा है आपको मुझे बताते भी रहिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आता रहूँ। इसके बाद है हमारा, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देखिए निम्नलिखित मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फिर से दोबारा से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, ना कि इसमें आपको ये रिवाइज़ करा रहा हूँ कि आपका क्या इसमें इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्यूरी है हमारी रेडियो एक्टिवता। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, जैसे आपने देखा ही होगा। वह धातु कौन सी है? वो है हमारी तांबा। तांबे पर जो उस पर तांबे पर हरे रंग की एक परत जम जाती है, अगर कुछ दिनों से ऐसे खुला रख देते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हुआ नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं कुछ। देखिए मिक्स क्वेश्चन आएंगे अभी, लेकिन फिलहाल आपको मैं साइंस से शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये है हमारा ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो कौन सी गैस है वायु से हल्की, बताइए मुझे जल्दी से। नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ आंसर। ये है अमोनिया। अमोनिया एकदम हल्की गैस होती है, आपने देखा भी होगा जब इंटर क्लास में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो अमोनिया गैस के लिए फ्लास्क ऊपर लगता है, उल्टा लगता है, तो वो बहुत हल्की गैस होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के जमने के कारण क्या क्या है? मतलब दूध से जो दही जमती है उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु एक होता है, उसके जरिए ही हमारे दूध की दही बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कार्टिकॉल्स। कार्टिकॉल्स कहा जाता है। जो वृक्षों की छालों पर आपने देखे होंगे कुछ कवक उग जाते हैं, उन्हें कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? आंसर इसका कवक है। आंसर मैंने सामने ही लिख दिया, इसका आंसर जो है कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं?
ये हमारे कवक और शैवाल। लाइकेन हमेशा कवक और शैवालों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? इस तरह से आपको क्वेश्चन ये कंफ्यूज करते हैं। सूचक ये ऐसे कुछ हिंदी के वर्ड्स होते हैं ना, ये इससे आपको कंफ्यूजन बनी रहती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया चल जाएगी। लाइकेन किसके सूचक हैं? लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। चैनल साइज को ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? आंसर ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, उनमें जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैं वो आपके लिए वो लेकर आ रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको बता रहा हूँ मैं। और ये क्वेश्चंस आने वाले ही हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको हर जगह ऐसे ही मिल जाएंगे, भाई किसी भी किताब को डालो नॉर्मल, क्योंकि आजकल वो नहीं पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम में थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो ये है हमारा साइकस। साइकस एक जीवित जीवाश्म होता है। श्वसन मूल किस पौधों में पाया जाता है? श्वसन मूल हमेशा जूसिया में पाया जाता है। ठीक है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना खाया ना आपने, वो किससे प्राप्त होता है आप मुझे बताइए। ये होता है साइकस से प्राप्त। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा आपके कुछ कि इसमें से कौन सी चीज़ की ये जड़ नहीं होती है। तो आपको आंसर बताना है आलू। अगर आलू दिया होगा ऑप्शन, तो हो सकता है कुछ और ऑप्शन होंगे, तो वो उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। स्तंभ मूल होती हैं। स्तंभ मूल अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो स्तंभ मूल कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? बताइए जल्दी से, सोच के बताइए जल्दी से, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारी मूलांकुर से प्राप्त होती हैं। ठीक है, विकसित होती हैं मतलब। इसके बाद गाजर एक प्रकार से क्या होता है? मतलब गाजर जो है एक प्रकार का क्या है? ये एक जड़ है। आपको जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि इसमें से जड़ बताइए कौन सी है, तो आपको ये ध्यान देना है कि गाजर जो होती है वो भी एक जड़ होती है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप है। प्याज जो होता है वो तना होता है। इसके बाद अब देखिए कुछ और, अब फिज़िक्स की तरफ थोड़े से कुछ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम। अब घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है भाई? 220 वोल्ट तो पाया जाता है। ये करता है औसत वोल्टेज को। मतलब कुछ ऑप्शन दिए होंगे कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है जो घरों में विद्युत पाई जाती है वो बिल्कुल औसत वोल्टेज होती है 220 वोल्टेज की। और सॉरी, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। ये इस तरीके से है कि परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 197 नहीं है, सॉरी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्पियर किसका मात्रक है? तो आपको बता देना है विद्युत धारा का। आपको शरीर रचना के वर्गीकरण में लॉव स्टार संबंध होता है क्रस्टेशियंस, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधों में होती है बताइए। ये होती है चना और अन्य। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं इसमें इस सीरीज़ में आपको सारे ही क्वेश्चंस, आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो चल रहे हैं ये हमारे साइंस के चल रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे, आप बने रहिए उस वीडियो में। विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का क्या कार्य होता है? आपने देखा होगा एक, जितने भी विद्युत परिपथ होते हैं उसमें एक फ्यूज़ लगता है, जैसे इन्वर्टर वगैरह में देखा होगा, उसमें भी एक फ्यूज़ मिलता है। तो उसका क्या काम होता है आप मुझे बताइए। उसका विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है। कैसे? देखिए जैसे अगर एक आपका फ्यूज़ जो बना हुआ होता है, जैसे लाइट तेज़ आ जाती है तो क्या होगा, वो फ्यूज़ जो होगा वो अपने आप ही उसमें फॉल्ट होगा, यानी कि वो अपने आप ही ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा उसका परिपथ। और जो सप्लाई आगे जाने वाली है, जैसे कभी कभी ज़्यादा लाइट आ जाती है ना, तो वो सप्लाई आगे जाने वाली है वो उसे रोक देता है और उसे बंद कर देता है। तो जिससे क्या होता है, आपके जो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं, और वह फ्यूज़ ही अपने ऊपर ले लेता है सारा। तो इसलिए इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जी रक्षा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए जल्दी से, थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मतलब 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक की आवृत्ति का कोई होगी अगर, तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे। पराश्रव्य होती है वो, इंसान नहीं सुन पाएगा उसको। तो ये होती है पराश्रव्य तरंगे। आवर्ती की इकाई क्या होती है बताइए? आवर्ती की इकाई हर्ट्ज होती है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, बहुत ही कॉमन है ये और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए, इसका है हमारा हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रक यूज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? जो बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको याद करा ही रहा हूँ। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस के से भरा गुब्बारा, अब देखिए कुछ अलग क्वेश्चन है ये, आपको इस पे भी ध्यान देना है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा बताइए? अगर एक हाइड्रोजन गैस भर दी किसी गुब्बारे में और वो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा भाई? गुब्बारा हमारा फट जाएगा। ऐसे ही होएगा कि आपको ऑप्शन दिए होंगे कि कुछ नहीं होगा, या वो फट जाएगा, या वो उसका आकार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे तो आपको फट जाएगा, इस पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा बताइए? अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक लिफ्ट है, अगर वो ऊपर जा रही है, एक समान वेग से जा रही है, तो समझ लीजिए वेग, यहाँ आपको ध्यान देना है, वेग समान वेग से ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति का जो भार होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, क्यों? जो लालटेन की बत्ती होती है, आपने देखा ही होगा, जब पुराने जो बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा, जो मिट्टी का तेल डालकर यूज़ करते थे उसको, वो डिबिया वगैरह बोल देते थे। तो उसमें क्या होता है, मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों चढ़ता है भाई? तो उसका क्या कारण है? वो है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वो ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। जो बैरोमीटर होता है उससे क्या नापते हैं? वायुदाब नापते हैं। तो वो बताइए, अगर इसमें एक आ जाए उसमें गिरावट तो क्या होगा? वो तूफान आ जाएगा, यानी कि उसमें आपको बारिश या तूफान की संभावना हो जाएगी अगर वायुदाब कम हो जाता है तो। देखिए, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसका आंसर 10 मिनट से अधिक का टाइम लेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता, सॉरी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, कहाँ पर नहीं चल सकती? निर्वात में। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में नहीं, वैक्यूम, मतलब जो वैक्यूम में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्या प्रयोग होता है बताइए? ट्रांसफार्मर जो होता है, आपने सुना ही होगा नाम, उसका क्या काम होता है? मैं बताता हूँ आपको। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, जैसे कोई वोल्टेज आ रहे हैं तो उसे बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हमारा जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। देखिए, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। अब ये तो आपको देखा भी होगा आपने और इसका पता भी होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। मतलब जितना पानी बढ़ता रहेगा ना, नीचे गहराई में जाते रहोगे, तो वहाँ पर प्रेशर लगता है पानी का बहुत तेज़। और अगर उसकी बांध की दीवारें अगर आप पतली बनाओगे तो फिर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा और हमारा बांध टूट जाएगा। तो इसलिए वो बांध की दीवारें थोड़ी मोटी बनाई जाती हैं। देखिए, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक यौगिक है, कौन एक यौगिक है? तो कुछ ऑप्शन दिए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। रेत, रेत एक यौगिक होता है, मतलब कंपाउंड होता है। व्यंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। इस तरीके के भी पूछ लेते हैं आपको कि ये बताइए कंपाउंड है या तत्व है या एटम है, इस तरह से पूछ लेते हैं तो आपको यौगिक इसमें पूछ रहे हैं। व्यंजक चूर्ण क्या होता है? ये भी यौगिक होता है। आपको पता है यौगिक क्या होता है? जो दो एटम से मिलकर बनता है उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस चेंज होने शुरू हो जाएंगे। 50 तक मैंने अभी साइंस रखा था, लेकिन अब इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस अलग दिखाता हूँ। तो देखिए, अब हमारा पॉलिटी भी आ रही है और धीरे धीरे इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तो देखिए, किस रीट द्वारा न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है बताइए?
ये है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो हमारा एक रेट होती है, 5 तरीके की रेट होती है जैसे, तो उसमें उस रेट का क्या नाम है जिससे कि एक न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है, वो है हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कब कौन सी चीज़ हुई थी, तो उसके बारे में भी आपको डेट वगैरह पूछ ली जाती है, तो आपको बताना है उसका कब हुआ था। इसका हुआ था 28 सितंबर सन 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए मैं आपको आंसर ढक के चल रहा हूँ, अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इसमें मैं आपको आंसर पहले से ढक के चल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसके बाद ही आंसर दिखाऊंगा, जिससे कि आपका फोकस बिल्कुल क्वेश्चन को याद रखने में रहे। और आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, जब भी मैं कोई क्वेश्चंस बोलूँ तो आपको क्या करना है, वहीं पे पॉज कर लेना है और कोशिश करना है कि आप आराम से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें और फिर आप अपना आंसर भी चेक कर लें। तो ये तरीका होता है पढ़ाई करने का और आपको रिवीजन करने का। तो देखिए इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 4, मानवाधिकार आयोग में। दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस को कट कर दिया है और वो वीडियो वहाँ से इतनी कट कर दी है, और हम बाकी आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, ना कि उसकी नंबरिंग से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो इसलिए मैंने वो कट कर दिए हैं। जैसे कि आप अभी देख भी पा रहे होंगे कि कुछ पहले थोड़ी मिस्टेक आ गई थी बीच में, कुछ क्वेश्चंस की कट कट कर दिया गया था। तो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, नंबरिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किसको संविधान में जोड़ा गया था? किसे जोड़ा गया था बताइए? 73वें संशोधन से किसे जोड़ा गया था? तो आपको बताना है। आप अभी तो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, आंसर भी 11वीं अनुसूची को, मतलब 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन से जोड़ा गया था, और 74वें संशोधन से हमारी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसी तरह से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सही नहीं है, सॉरी, ये संपत्ति स्वामित्व। इसके बाद है हमारा, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है बताइए? देखिए जन्म से या वंशानुक्रम से ही या देशीकरण से ही हमारी जो भारत की नागरिकता है उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं तरीका है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को बताइए। जो जो भारत जी देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, पहले ऐसे नहीं, मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूँ। जो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए होते हैं, क्या उन्हें ख़त्म किया जा सकता है? तो हाँ, निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन में आपको आंसर में दिया होगा, जैसे कुछ ऑप्शन में दिया होगा कि निलंबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको याद रखना है कि भारतीय नागरिकों को जो प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। देखिए नागरिक समता का क्या आशय है? ये है हमारा इसका आंसर, कानून के समक्ष समता। ऐसे ही घुमाते हैं जिन्हें देखिए आजकल एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ टफ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या सम्मिलित है? इसका आंसर है समाज कार्य के लिए समान वेतन, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित होता है। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अभी जैसे आया ही था कुछ देर पहले, वो माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? तो उन्हें शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ही हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या की जाती है किस चीज़ से? उदार और कठोरता का मिश्रण, इससे। देखिए 26 नवंबर सन 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह भारत की जनता ने। आप नाम के चक्कर में पड़ेंगे कि यार कोई नाम होगा, नहीं। 26 नवंबर सन 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था? भारत की जनता ने, ठीक है। इसके बाद एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का अधिकार क्या है? यह है राज्य एवं केंद्र के मध्य संबंध। देखिए एक सरकार के संघात्मक और एकात्मक होने का, आप एक ये इनके जो वर्ड्स हैं, इनके जो हिंदी जो यूज़ की गई है इन क्वेश्चंस में, उस पर ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए। एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का क्या अधिकार है? इसका अधिकार जो है राज्य एवं केंद्र के मध्य अगर संबंध होंगे ना,
तो वो ही हमारे सरकार को संघात्मक या एकात्मक होने का अधिकार देंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग ये किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। कुछ क्वेश्चन देखिए रिपीट हो जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो कुछ कभी कभी रिपीट भी कर लिए जाते हैं। देखिए, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टेनलेस स्टील बनती है उसके साथ एक धातु भी यूज़ की जाती है। कौन सी धातु यूज़ की जाती है? वो है हमारी क्रोमियम को। तो यानी कि हमारी स्टेनलेस स्टील अगर कभी बनती है तो उसमें क्रोमियम भी यूज़ किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? अभी 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 कुछ देर पहले ही आया था ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है। जी हाँ, 1993 में यूज़ किया गया था, इसलिए मैंने इसका आंसर भी नहीं दिया है। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिया था ये क्वेश्चन जिससे कि आपको याद रहे, कुछ देर पहले आया था, क्योंकि हमें ज़्यादातर याद करना है, क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान नहीं देना है इतना, हमें ये थोड़ा याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं रिपीट करता भी रहूँगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। माइकोलॉजी सॉरी ये लिखा गलत है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? जी हाँ, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? ये है हमारी पत्ती। पत्तियों में ही श्वसन होता है। बाकी श्वसन की जो क्रिया होती है वो और कहीं नहीं होती है, वो पत्तियों में ही होती है। जल में आसानी से घुलनशील है। क्या है घुलनशील है? कुछ ऑप्शन दिए होंगे तो इसमें ये दिया है आपके, कुछ एटम्स दिए होंगे तो हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जल में घुलनशील होता है। एक परिशुद्ध घड़ी, देखिए अभी कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या होगा? बताइए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे एक तरीके से, लेकिन ये फिलहाल हमारा इस जीके में यूज़ किया जा रहा है। तो 7:30। ठीक है, आप आराम से, घड़ी तो आपको सबको टाइम देखना आता है, आप इसे थोड़ा सा इस तरह से भी इस आंसर को दे सकते हैं। दलदल भूमि में कौन सी गैस निकलती है? बताइए। दलदल जो भूमि होती है उसमें जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस चीज़ से किया जाता है? बताइए। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य जो है उसका प्रस्ताव किसका आधार है? बताइए। प्रस्तावना का। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। बताइए कहाँ पर दिया है, कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि किस अनुसूची में हमारा केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ कब से हुआ? बताइए। ये वर्ष 2005 में। सूचना का जो अधिकार है ये अधिनियम जो बना था ये सन 2005 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को एकात्मक प्रदान करता है, कौन करता है? बताइए। राज्य एवं केंद्र के लिए समान संविधान, भारतीय संविधान को एकात्मक प्रदान करते हैं। ठीक है, राज्य और केंद्र के लिए आपको पता ही है कि इसके लिए एक ही हमारा संविधान है, तो इसलिए इसका देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जो भारतीय संविधान है आपको पता ही होगा, चाहे आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, आप पे समान एक ही संविधान यूज़ होगा। तभी तो हम इसे कहते हैं कि एकल नागरिकता होती है हमारे भारत में। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर आप अमेरिका वगैरह या किसी और देश में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? वहाँ पर आपको दोहरी नागरिकता मिलती है। वहाँ पर जो संविधान है वो आपका राज्य में अलग दिखाई देगा और जो हमारा जो देश है उसमें कुछ और आपकी नागरिकता लगेगी, तो इसलिए दोहरी नागरिकता होती है, वो एकात्मक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर राज्य और केंद्र के लिए समान संविधान होता है, इसलिए ये है इसका क्वेश्चन का। देखिए, कर्नेलाइट किसका खनिज है? कर्नेलाइट हमारा मैग्नीशियम का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ये है थ्योफ्रेस्टस। जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। यह है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था, इसलिए फिर से रिपीट हो रहा है जिससे कि ये आपको पता रहे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज़। सॉरी, 2000 गलत लिखा है, इसमें 20,000 हर्ट्ज़ आपको लिख लेना है या याद कर लेना है, 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक।
गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? गैसों की जो श्यानता होती है ताप के बढ़ने पर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी? इस तरीके से क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर हुआ इसका बढ़ती है। किस रिट द्वारा न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है? बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी ये जो क्वेश्चन आया था ये इसमें रिट के बारे में पूछा गया था, तो इसमें तब क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछा गया था। आंसर यही था लेकिन क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर पूछा गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आराम से उसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अब कुछ क्वेश्चन आपके किसी और सब्जेक्ट से ले लिए गए हैं तो आपको इसका भी आंसर पे ध्यान देना है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्स ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जल्दी से मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह या शुगर की जो बीमारी होती है उसके उपचार में किया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग कांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो है हमारा बैसाखी। ये भी वही जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको 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 कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आपको उसमें से चुनना है जो भी आपको सही आंसर लगे। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल जी को। नेताजी किस पुरुष को कहा जाता है? ये देखिए कुछ उपनाम आ गए हैं यहाँ पर। नेताजी किन्हें कहा जाता है? सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है वो उनका नाम है विजय घाट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा भारत है, भारत का जो नक्शा है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें दक्षिण में सबसे दक्षिण में लास्ट में कौन क्या है? तो ये इसका आंसर है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो भारत में सशस्त्र बल होते हैं उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। मतलब जितने भी हमारे सशस्त्र बल हों या कोई भी जो भी आपकी सेना होगी, अगर उनके मुख्य सेनापति की बात करें तो वो राष्ट्रपति ही होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? भाई विटामिन तो आपको रट लेने हैं, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको हर एग्जाम में इसमें विटामिन में से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको याद कर भी लेने चाहिए। रतौंधी हमारा विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन बी सी डी सभी आपको याद कर लेनी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए। सबसे पहली सरोजनी नायडू जी सबसे पहली राज्यपाल थी भारत की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। सबसे पहली भारतीय महिला संतोष यादव। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए यूपी के एग्जाम में बिहू कई बार पूछा गया है, ये आसाम या असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा आपको। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? देखिए इसमें तो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सबको आता है यार, भांगड़ा किसे नहीं आता है, सबको आता है। ये है पंजाब। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। तो सबसे पहली भारत की जो महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान को ही माना जाता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ये है हमारे गलफड़ों। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस ले पाती हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बताइए जल्दी, कमेंट में इसका आंसर बताइए मुझे। ये है फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी।
1857 ईस्वी के विरोध विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। और ये भी पता होगा कि क्यों दिया होगा। जो बम में जो चर्बी यूज़ की जाती थी उस चक्कर में इन्होंने ये किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका था? बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत सन 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। कौन कौन गया है अभी तक हवा महल में जयपुर में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य या चाणक्य भी कहते हैं उन्हें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? ठीक है, सब संविधान सभा बनी थी तो पहले अस्थायी सदस्य रखे गए थे, अस्थायी अध्यक्ष रखे गए थे, फिर उसके बाद एक स्थायी सदस्य नामित कर लिया गया था। उनका नाम आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए जल्दी से। सॉरी मैंने आपको आंसर दिखा दिया, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा अपने आप। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम बताइए। विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? अभी आया था कुछ देर पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले ही, वेद व्यास। अर्थशास्त्र का नामक चाणक्य। इसे मैं ध्यान नहीं दूंगा, इस पे भी ज़्यादा ध्यान दूंगा, ये दोबारा से हो गया है टाइप। संविधान सभा, अच्छा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम भी बता दीजिए। अभी तक तो आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का देखा था और जवाहरलाल नेहरू जी का देखा था, तो अब महात्मा गांधी जी का भी बता दीजिएगा। इनका है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुंबई, वर्तमान में जो मुंबई कहते हैं इन्हें, वहाँ से पहले मुंबई नाम था ना उस टाइम पे, तो इसलिए मुंबई लिखा है यहाँ पे। तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? नाम ही काफ़ी है, सरदार पटेल। नेताजी भी आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यह है जापान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भाई सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सबसे छोटा है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो एक पॉइंट की तरह से दिखाई देता है, छोटा सा राज्य है बिल्कुल, लेकिन है बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रीय पक्ष फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अरे भाई कुछ क्वेश्चंस हल्के भी तो आएंगे ना। अगर हार्ड क्वेश्चंस आपको सारे दे देंगे तो आप हल्के क्वेश्चन भी भूल जाएंगे। तो आपको हल्के क्वेश्चंस भी तो आने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इतने हल्के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताइए, चलिए कितना होता है? इसका आंसर है 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बताइए? राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? चलिए ये तो हमने बता दिया है कि वंदे मातरम होता है, लेकिन ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? आप बताइए, देखते हैं किस किस को आता है इसका आंसर। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया कहा था।
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है बताइए? सक्षमवत। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। बेकरल या बेकुरल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस भाग से होता है, किस अंग से होता है? सॉरी, पेसमेकर हमारा हृदय में यूज़ होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं? सॉरी, देखिए वो तो सदस्य टोटल हुए, लेकिन ये स्थायी अगर सदस्य पूछा जाए तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। हीरा सबसे शुद्ध होता है। कार्बन का जो रूप होता है ना, वो सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। किस धातु का प्रयोग किया गया था सबसे पहले? तो वो है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है बताइए? काला। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, उन्हें जो जो आकाश दिखाई देता है वो काला ही दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी रोशनी नहीं बिखरी हुई होती है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? बताइए। कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन आई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये भारतीय पूछे हैं सबसे पहले, तो ये हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा की थी इन्होंने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये हैं त्रिगवेली। कुछ स्पीड से कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि आपको स्पीड लगी कुछ या नहीं, या जैसे भी आपको कोई गलती लगी या कुछ भी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? ये हैं 193 देश। सबसे अंतिम में जो सदस्य बने हैं वो है दक्षिणी सूडान। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून। सॉरी, ये गलत है, अभी बदलते रहते हैं, सॉरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही भाषण दिया था। कितने गर्व की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? सिर्फ 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दक्षिणी सूडान। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल कहलाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? जो विटामिन के है वो खून का रुकाव बंद कर देता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो खून का रुकाव बंद नहीं होगा, खून का थक्का जमाने में काम आता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? बताइए। 343 द्वारा अनुच्छेद जो है उसके द्वारा ही हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। लेकिन अब चेंज हो चुके हैं, एकमात्र नहीं रहे हैं, अब वो अभी बिल्कुल अभी नीरज जी जो हैं उन्हें भी ये मिला है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक खेल होते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सॉरी, ये पुराना क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो ये नहीं, सन 2024 में कहाँ पर होंगे? आपको ये बताना है सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, पेरिस में।
ये रियो डी जनेरियो में सन 2016 में हुए थे, सन 2020 में टोक्यो में, जो 20 में ना होके 21 में हुआ इस बार, लेकिन नाम सन 2020 ही रहेगा। सन 2021 में हुआ था वो टोक्यो में हुआ, और सन 2024 में जो होगा वो हमारा पेरिस में होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये है हमारा गुड़गांव में। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक ही दिन के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, और आपको ये क्वेश्चन को बार बार आपको रिपीट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिल जाएँ आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।